हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेक्चर के साथ में हैं आपके साथ में। चैप्टर तो वही कंटिन्यू रहेगा। लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि आगे हम लोग बात करेंगे अपने इसी चैप्टर को लेकर के कुछ और टॉपिक्स पे, कुछ और चीज़ों पे। देखो भाई, हमने बेसिक कैलकुलेशन आपको बता दी, हमने बेसिक उसकी थ्योरीज बता दी, हमने मैट्रिसेस क्या है वो बता दिए, लेकिन अब मैट्रिसेस में कैलकुलेशंस क्या क्या होंगे, जिसको हम लोग ऑपरेशंस बोलेंगे। यानी किसी दो मैट्रिक्स के बीच में कितने टाइप की कैलकुलेशंस हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, वो बहुत सारी चीज़ें हैं आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और उम्मीद हम ये करते हैं, कोशिश ये भी करेंगे कि इस लेक्चर में इस चैप्टर का हम द एंड कर दें। ठीक है, तो आज हम लोगों की शुरुआत जो होगी वो जो हमारी मैट्रिसेस चैप्टर है उसका ऑपरेशन पढ़ना है मुझे। यानी उसके अंदर क्या क्या कैलकुलेशंस होंगे, उसका जो जैसे हम लोग होते हैं नॉर्मल सिंपल, अगर हम लोग बात करें, अगर दो नंबर्स हैं, दो रियल नंबर्स हैं या नंबर्स हैं मान लीजिए, तो उन दोनों के बीच में क्या क्या कैलकुलेशंस हो सकते हैं। तो उनके बीच में एडिशन होता है, उनके बीच में सब्ट्रैक्शन होता है, उनके बीच में डिवीजन होता है, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या यही सारी चीज़ें मैट्रिसेस में भी होंगी? अगर होंगी तो ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे। क्या कुछ नई चीजें भी मैट्रिसेस के बीच में होती हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो यहीं से हमारी शुरुआत आज की होगी और हम लोग फिर से एक बार मैट्रिक्स फिल्म देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो इस टॉपिक को कंटेंट लिया है वो ये है, यहां शुरुआत करेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। यानी दो मैट्रिक्स के बीच में या दो से ज्यादा मैट्रिक्स के बीच में क्या क्या कैलकुलेशंस हो सकती हैं। तो पहली चीज देखिए, उन्होंने कहा कि एडिशन हो सकता है। यानी अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स, दो से ज्यादा मैट्रिक्स दे रखी हैं तो हम उसको आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो पहली जो ऑपरेशन है वो हम लोग एडिशन कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास दो से ज्यादा मैट्रिसेस दे रखी हैं तो उसको हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं। सो द एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस आर पॉसिबल। ठीक, लेकिन दूसरी बात यहां पे फंसा देगी। सिंपल है कि अगर आप 2 + 2 करते हो तो ये बिल्कुल 100% जो है वो पॉसिबल है कि इसकी वैल्यू 4 आएगी। लेकिन क्या हर दो मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा? और मैंने पहले लेक्चर में आपको ये बात बताई थी कि मैट्रिक्स का जो एडिशन होगा वो जरूर डिपेंड करेगा उसके ऑर्डर पे। बात समझ में आ रही है? यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है किसी भी टाइप के ऑपरेशंस के लिए। यानी अगर आपको एडिशन करना है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। जरा देख लीजिएगा, जरा समझ लीजिएगा। सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, और मैट्रिक्स अगर हम लोग ऐड लेते हैं 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स हम लोग बी लेते हैं और यहां पे लेता हूं मैं 1 2 3 1 1 2, एंड नाउ मुझे ए प्लस बी निकालना है। मुझे ए प्लस बी निकालना है। तो बेटा देखो सिंपल है, इसमें पड़ी लाइनें हैं 2, खड़ी लाइनें हैं 2, इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 2 × 2। और यहां पे अगर हम लोग देखें, इसके 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। अब सबसे मेन जो बात निकल के आई है वो निकल के आई है कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल अलग अलग है। अभी मैंने शुरुआत क्या की थी? मैंने आपसे कहा कि एडिशन तो नंबर सिस्टम में पॉसिबल है, हर जगह आप एडिशन कर सकते हो, लेकिन क्या मैट्रिक्स का एडिशन हर जगह पॉसिबल है? यह बात बिल्कुल सॉलिड नहीं है। यह बात हर जगह एग्जिस्टेंस इस बात की नहीं मिलेगी। क्यों? जरा देख लीजिए। मान लीजिए आपने पहला एलिमेंट उठाया, और पहला एलिमेंट कौन सा उठाया? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए आपने पहला एलिमेंट उठाया, ये उठाया, इसका नाम मैंने दे दिया है 1 को उठाया और इधर वाले 1 से ऐड कर दिया। तो चलो भाई, एडिशन अगर हम लोग देखें, ये तो 2 आ गया। जरा देख लीजिएगा ध्यान से, इसकी वैल्यू तो 2 आ गई है, और अगर हम लोग यहां पे बात करें, इसकी वैल्यू तो 2 आ गई है। ठीक है,
और इसका एडिशन भी हो जाएगा, ये हो गया 4। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एलिमेंट रह गया, यहाँ पे वो जगह खाली है, वो जगह है ही नहीं, इसका मतलब है वो सिंगल एलिमेंट रह गया। अब बात यहाँ पे आके हमारी फंस जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि एडिशन हर दो मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है। तो कब पॉसिबल है? पॉसिबल कब है भाई? ठीक है, अगर मैं यही चीज अभी मैं इसको ऑर्डर अभी मैं इतना कर दूं, यानी दोनों का ऑर्डर सेम कर दूं, तो आप फौरन ऐड कर लेंगे और कह देंगे सर इसका एडिशन जो है वो 4 और ये नंबर भी आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होने पे दोनों को आपने ऐड कर लिया। तो कंक्लूजन ये निकल के आया एडिशन के लिए कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। जरा आप देखिएगा यहां पे क्या लिखा गया। यहां पे लिखा गया लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस ऑफ ईच ऑफ ऑर्डर m इंटू n। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो m इंटू n होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। लिख लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए। लेट a एंड b बी टू मैट्रिसेस ईच ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन द सम ऑफ मैट्रिसेस इज डिफाइंड ओनली। अगर हम लोग ये देखें कि दो मैट्रिक्स का जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक उसका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो बस सीधी सी बात निकाल दी इन्होंने कि साहब अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, एक ऑपरेशन हमने सीख लिया एडिशन। एडिशन कब होगा पॉसिबल? जब उसका ऑर्डर सेम होगा। दूसरी बात आती है सब्ट्रैक्शन की। तो क्या सब्ट्रैक्शन हर जगह पॉसिबल है? क्या सब्ट्रैक्शन हर जगह पॉसिबल है? लेकिन अगर मुझे दो डिफरेंट या दो सेम मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन करना है तो सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखें आप एक बात कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो लॉजिक ये बनी कि साहब अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं है और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बी केयरफुल, एक लॉजिक है। आगे बढ़ जाइए। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, क्या हर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? चलिए जरा देख लेते हैं, इसको जरा समझ लीजिए आप। चलिए भाई, इसको समझने के लिए क्या हर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजीली, कि अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A और A की वैल्यू है 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स है B और जिसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 1। ठीक है, चलिए भाई, अब हम लोगों को जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपको पहले समझना है। पहले तो आप मल्टीप्लिकेशन करना सीखिए। क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले तो इसका ऑर्डर लिख लीजिए। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, बी इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। ठीक, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। मान लीजिए एक मैट्रिक्स पहले जो आपने लिखी वो A है, तो इसका ऑर्डर जो कुछ भी होगा, और एक मैट्रिक्स है B जिसका ऑर्डर कुछ भी होगा। लेकिन शर्त क्या है कि पहली मैट्रिक्स जो A है, बहुत ध्यान सुनिएगा, पहली मैट्रिक्स जो A है उसका कॉलम, देखो मैं C लिखे दे रहा हूं, C फॉर कॉलम, बराबर होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के रो के। और ये भाई मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि पहली मैट्रिक्स का है कॉलम इज इक्वल टू होना चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए।
तो बच्चों देखो, बहुत सीधी सी बात है कि जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो बिल्कुल क्लियर यहां पे मैंने लिख दिया है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो जो है वो बराबर होना चाहिए। जैसा कि यहां पे मैंने देखिए अंडरलाइन कर रखा है कि पहली वाली का कॉलम जो है वो 2 है और दूसरी वाली का रो जो है वो 2 है, ये दोनों बराबर हैं। तो जो रिजल्टिंग होगी, बहुत अच्छी बात, यहां पे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं कि जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आने वाली है वो पहली वाली को रो को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरी वाली के कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी जो रिजल्टेंट होगी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आने वाला है। इज इट क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। पहले हम लोग कुछ छोटे क्वेश्चन जरा इस पे हम लोग कर लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि जरा देखिएगा, एक मैट्रिक्स है ए जिसका जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 1 3 और एक मैट्रिक्स है बी जिसका एलिमेंट है मान लेते हैं 1 2 1 1 4 1। ये कुछ मैंने ऐसे रैंडम एक मैट्रिक्स ले ली है। पहली वाली का ऑर्डर देखिए 2 क्रॉस 2 आ रहा है और दूसरी वाली का ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 3 है। जो शर्त मैंने बताई है वो शर्त ये लोग फॉलो कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि पहली वाली का कॉलम बराबर होना चाहिए दूसरी वाली के रो के। इसका मतलब है कि पहले वाले का रो, और जरा देखिएगा ध्यान से, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो जो है वो बराबर अगर हुआ तो ये एक मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल यहां पे हो जाएगा। अच्छा खैर, अगर मान लो ए बी अगर मान लो निकल के आ भी गया तो बड़ी अच्छी बात यहां पे ये होती है कि ए बी जो होगा, यानी ए इंटू बी जो होगा, रिजल्ट जो होगा, उसका ऑर्डर भी आप पहले से पता कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात है, क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जो बच गया, ये बच गया और ये बच गया, ये क्या है? ये पहली वाली का रो है और दूसरी वाली का कॉलम है, यानी रिजल्टिंग जो होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 3 और यही इसका रिजल्ट होगा। जो भी ए बी आएगा उसका ऑर्डर 2 इंटू 3 होगा। अब हम लोग जरा सीखेंगे कि कैसे मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा, पहली वाली का रो ले लीजिए और दूसरी वाली का कॉलम ले लीजिए। ठीक है, पहली वाली का रो ले लिया मैंने और दूसरी वाली कॉलम। जरा ध्यान, जरा मैं थोड़ा और हाईलाइट कर दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। तो पहली वाली के रो में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 और 2 हैं और पहली वाली के जो कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं वो जरा देख लीजिएगा ध्यान से। वो देखिएगा इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, उसमें देखिए 1 और 1 दे रखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग और वाइड कर लें तो जल्दी से ये शेड हो जाया करेगा। अब क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को लेना है भाई। पहला को पहले से यानी 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ये देख लीजिए आप लोग कि अगर हम लोग यहां पे ध्यान दें, ठीक है, कि पहले वाले का पहला एलिमेंट लीजिए, यानी पहली मैट्रिक्स का रो लीजिए और उसका पहला एलिमेंट लीजिए और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लीजिए और उसका पहला एलिमेंट लीजिए, तो दोनों में रिजल्ट आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस, फिर उसके बाद यानी इसका और इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना प्लस, फिर उसी रो का सेकंड एलिमेंट लीजिए और उसी कॉलम का यहां से सेकंड एलिमेंट लीजिए और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये जो रिजल्ट होगा ये पहली रो पहली कॉलम का मल्टीप्लिकेशन है, इसलिए इसका जो प्लेस होगा वो A11 पे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो देखिएगा आप लोग कि इसी रो को बना के रखिए और इस कॉलम को ले लीजिए, इस कॉलम को ले लीजिए, देखिए इस कॉलम को ले लीजिए, तो ये हो जाएगा पहली रो है और सेकंड कॉलम है, यानी इसका प्लेस जो है वो हो जाएगा A12। यहां भी वही करना है, पहले आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको यहां पे पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट लीजिए, फिर इसी रो को बना के रखिए, फिर से यहां पे एक कॉलम अभी बची हुई है, तो पहली रो है और तीसरी कॉलम है, तो इस वजह से हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1।
तो देखिए हम लोगों ने पहली रो के वो सारे एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लिए हैं। नेक्स्ट आइए, अब इस रो ने इन तीनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, इस वजह से अब हमको रो बदलनी पड़ेगी और कॉलम वही चलेंगे। तो पहले इससे और इससे करिए, तो ये जाएगा 1 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 1। नेक्स्ट आइए इससे करिए 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, और फिर इसको इससे करिए, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, और इसको सिंपली कैलकुलेट कर देंगे आप लोग और रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4, 2 प्लस 12, ये हो जाएगा आपका 14, और ये हो जाएगा 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 4। सो दिस इज द आंसर ऑफ ए बी। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन ये होगा और ए और बी का ऑर्डर ये होगा, दैट इज 2 क्रॉस 3। तो ये छोटा सा एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, यहां से आपको समझना है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, ठीक है ना। चलिए अब यहां पे हम जरा कुछ बातें यहां पे कर लेते हैं। देखो भाई, मैंने शुरुआत की थी मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मल्टीप्लिकेशन के बारे में जरा पढ़ लीजिए। मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यही तो मैं कह रहा था कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होगा दूसरी मैट्रिक्स के रो के। ऐसे लिखिए आप लोग तो बड़ा मजा आएगा। ए सी और बी आर मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, तभी वो दोनों मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेंगे, नहीं तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए भाई आ जाते हैं जरा हम लोग यहां पे। अब हमने आपको एडिशन पढ़ा दिया, हमने आपको सब्ट्रैक्शन की बात कर ली और हमने आपको मल्टीप्लिकेशंस की भी बात कर ली। लेकिन एडिशन करने के बाद किन किन चीजों पे फर्क आता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करता है एडिशन, ठीक है ना। तो दो मैट्रिक्स के एडिशन पे जो प्रॉपर्टीज हैं वो यहां पे लिखी हुई हैं कि यहां पे देखो हमने इन्होंने 3 ले लिया क्योंकि यहां पे इनको एसोसिएटिव भी दिखाना होगा, इस वजह से 3 मैट्रिसेस ली है। मान लिया कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है, और इन तीनों का ऑर्डर m क्रॉस n होना चाहिए। फिर से वही बात आई, अगर आपके मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट होगा तो एडिशन पॉसिबल नहीं होगी। अगर आपके सुन लीजिएगा बहुत ध्यान से, अगर आपके मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए जरा यहां पे देख लीजिए, इन्होंने लिखा कि ए बी सी अगर 3 मैट्रिक्स हैं और इन तीनों का जो ऑर्डर है वो m इंटू n है। क्या है? m इंटू n है, यानी सेम ऑर्डर के हैं। तो देखो क्या होता है, एडिशन कम्यूटेटिव है, यानी एक मैट्रिक्स a प्लस बी करिए, यानी a को पहले रखिए b को बाद में रखिए, ऐड कर दीजिए, या b को पहले रखिए a को बाद में रखिए, ऐड कर दीजिए। दोनों के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। सिंपली एसोसिएटिव के लिए 3 हमने मैट्रिसेस लेनी पड़ेगी, तो ए बी सी ले लिया, यहां ए बी सी ले लिया। बॉडमॉस रूल से ब्रैकेट वाली चीज को पहले सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप ए और बी का एडिशन पहले करते हैं, रिजल्ट आने पे उस पे सी ऐड करेंगे, या बी प्लस सी का एडिशन पहले करते हैं, रिजल्ट आने पे उस पे ए ऐड करते हैं, तो उन तीनों के सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इज इट क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़िए। अ जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n सेम एज ऑन a इज एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, हालांकि उसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, बट नंबर सिस्टम जब आप पढ़ते हैं तो लिखा जरूर होता है। एडिटिव आइडेंटिटी, नंबर सिस्टम में एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो। मतलब जीरो क्या है? जीरो एक ऐसा आदमी है ना, कहीं भी जाकर के ऐड हो जाए तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
यानी जो चीज़ है वो बनी रहेगी। भाई आपके पास 10 रुपए और मैंने आपको 0 दिया तो 10 ही तो है आपके पास, उसमें कुछ नहीं होने वाला है, कोई चीज़ ऐड नहीं हुई है, तो 0 को हम लोग बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही सिंपली यहां पे आप बात समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और इस ए को मुझे ए ही बनाना है, तो मुझे इसमें जो है एक जीरो मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स के बारे में मैंने बात की थी आप लोगों से कि जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके अंदर ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, सारे के सारे एलिमेंट जो है वो जीरो हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात बेटा निकल के आ गई कि कितने ऑर्डर का होना चाहिए, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया आपको, थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको दो चीजों को ऐड करना है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर मुझे ए में एक जीरो, सुनिएगा ध्यान से, ए में अगर मुझे एक जीरो मैट्रिक्स ऐड करना है तो सेम ऑर्डर देख लीजिएगा, सेम एज ए m क्रॉस n, यानी जो ऑर्डर है उसका सेम होना चाहिए जितने ऑर्डर का a है। तो a कितने ऑर्डर का लिया मैंने, 2 ऑर्डर का, तो यहां पे जीरो मैट्रिक्स आप ले लीजिए। तो जीरो मैट्रिक्स करने पे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है कि जो जीरो मैट्रिक्स होती है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी है बेटा, समझे। जीरो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी, वो कहीं भी चली जाए, कहीं भी ऐड हो जाए, उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। तो बस ध्यान से आपको समझना यही है कि जो ये जीरो मैट्रिक्स है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ए प्लस जीरो मैट्रिक्स या 0 प्लस ए मैट्रिक्स, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ए है वो ए ही रहेगा, ठीक है भाई। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, जैसे सिंपल सी बात है कि जैसे 1 है, 1 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -1, 2 है, 2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2। सिंपल सी बात है कि वो दो चीजों को ऐड करने पे रिजल्ट अगर हमारे पास, देखिए जरा ध्यान से कि सिंपल कि जो नंबर आपके पास है उसी का निगेटिव अगर उसमें ऐड करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा। तो सिंपली ये समझ लीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स माइनस ए इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। क्यों? क्योंकि ए और -a को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट एक जीरो मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगा। इस वजह से ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो -a उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। और कैंसिलेशन लॉ जो होता है यहां पे वो सिंपल है कि अगर a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी है तो दोनों तरफ a सेम है तो b इज इक्वल टू सी हो जाएगा, ये आप लोग जानते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज है एडिशन की। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो एडिशन आपने पढ़ लिया और एडिशन की मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी, एडिशन की आपको मैंने प्रॉपर्टीज बता दी, इस वजह से ये एडिशन रखते हैं, ठीक है ना। अब जरा सा हम आपको कुछ बात बताते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी बात, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। अगर ये नहीं समझेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे प्रॉपर्टीज आपने मल्टीप्लिकेशन की लगाई है, जैसे आपने प्रॉपर्टीज एडिशन की पढ़ी है, वैसे ही आपको प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की भी पढ़नी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको आपको पढ़ना बिल्कुल एकदम बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से भाई, अगर आपने 2 इंटू 3 किया या 3 इंटू 2 किया तो दोनों का रिजल्ट सेम होता है। यानी अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं कि अगर मल्टीप्लाई आप कर रहे हो दो नंबर को और उसको कम्यूटेटिव कर दो, यानी 2 इंटू 3 करो और 3 इंटू 2 करो, दोनों के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम है, यहां पे प्रॉब्लम, अब फिर से मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, मैं आपसे रिवाइज करा रहा हूं कि मैंने आपको एक बात बताई कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसका, सुनिएगा ध्यान से, इसका कॉलम जिससे ये मल्टीप्लाई करने जा रहा है उसका रो बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, ठीक है भाई।
अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। बहुत अच्छी सी बात यहां पे लिखी गई है, अगर ये नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अगर करना है आपको, तो ये चीज होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको एक बात बता रहा था, मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप 2 इंटू 3 करते हो या 3 इंटू 2 करते हो तो दोनों के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, थ्योरी हमारी ये कहती है कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। किसमें? नॉर्मल मैथमेटिक्स में। लेकिन आ जाओ जरा मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस में बात करते हैं हम लोग, जरा देखिएगा ध्यान से। अब बताइए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लीजिए ए, जे है हमारे पास 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स ले लीजिए बी और इसको ले लीजिए 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। यानी यहां पे अगर हम लोग बात करें तो ए बी पॉसिबल है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी पॉसिबल, यानी ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, यानी ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ए बी पॉसिबल है। अच्छा, ए बी अगर पॉसिबल है तो मैंने आपको अभी भी सिखाया कि ए बी का ऑर्डर क्या होगा। ए बी का ऑर्डर आप यहां पे लिख सकते हो, आप ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2 इंटू 3। ये कहानी तो हो गई भाई, यानी ए बी पॉसिबल। अब सुनिएगा बहुत ध्यान से, ए बी की वैल्यू ए बी पॉसिबल, ए बी जो है वो पॉसिबल हो गया। अब हम लोग जरा चेक करेंगे कि बी ए पॉसिबल है कि नहीं है। तो हमने क्या करना है कि जरा बी ए पॉसिबिलिटी की जरा हम वैल्यू चेक कर लें। तो भाई देखो, बी एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 3, और जो ए मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, यहां पे समझना है, यही है मेन मुद्दा कि साहब देखो शर्त क्या लगाई थी मैंने। पहली का कॉलम कितना है 3, और दूसरी वाली का रो कितना है यहां पे 2, और ये दोनों बराबर नहीं है। इन दोनों के बराबर ना होने से ही तो मामला खराब हो गया, क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 2, या पहली मैट्रिक्स का कॉलम जो है वो बराबर नहीं है दूसरी मैट्रिक्स के रो के, इस वजह से बी ए नॉट पॉसिबल। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या हो गया? बी ए नॉट पॉसिबल, बी ए नॉट पॉसिबल। तो अब कोई भाई बंधु मुझे बता दे कि अगर ए बी पॉसिबल है और बी ए पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इज इट क्लियर? जरा देख लीजिए, जो प्रॉपर्टीज यहां पे लिखी गई हैं वो यही लिखी गई है कि जो कम्यूटेटिव होता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये मैंने अभी अभी आपको प्रूफ करके दिया है। तो ए बी और बी ए जो है वो बराबर नहीं होता है। सो द कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी होल्ड करता है बाकी जगहों पे, मैट्रिक्स के मामले में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करती है। लेकिन आ जाइए, अगर हम एसोसिएटिव की बात करें तो ये एसोसिएटिव होते हैं, यानी 3 मैट्रिसेस ले ली जाएं और उनका ऑर्डर ले लिया जाए। देखिए यहां पे क्या कह रहा है कि अगर 3 मैट्रिस एबीसी लिए जाएं, बॉडमॉस रूल से ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व किया जाए और सी वाले को बाद में मल्टीप्लिकेशन में लिया जाए, तो ये पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है और ये वैल्यू बराबर आएगी। सिमिलरली इसको हम लोग बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सिंपल है कि अगर a इंटू बी प्लस सी करेंगे तो ये ए बी और प्लस ए सी के बराबर आएगा, या हम लोग c को बाहर ले लें और यहां पे आ जाएगा ए सी प्लस बी सी के बराबर।
एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो बहुत सिंपल है और इस पे बड़ा काम करना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि देखो सुनो, नॉर्मल मैथमेटिक्स में जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1 होती है, यानी किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी नंबर को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 जो होता है वो एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। ऐसे ही यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बड़ी खास बात यह है कि चाहे उसको आप किसी भी मैट्रिक्स से प्री मल्टीप्लिकेशन करें या उस मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें, यानी आइडेंटिटी को पहले लगा लें या आइडेंटिटी को बाद में लगा लें, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एक ए मैट्रिक्स ही बनी रहेगी, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप लोग ध्यान दें तो यहां पे एक थ्योरम लिखी गई है कि अगर हम लोगों को आई ए इज इक्वल टू ए आई लिखा गया है तो उसकी वैल्यू ए हो जाएगी। कैंसिलेशन लॉ जैसे कि आपने एडिशन में पढ़ा, बिल्कुल वही चीज यहां पे भी है। आपको समझना है कि ए बी इज इक्वल टू अगर ए सी है तो बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा, बी ए इज इक्वल टू अगर सी ए है तो बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। दूसरी चीज, ए बी इज इक्वल टू 0 डज नॉट नेसेसरली इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू 0 बी इज इक्वल टू 0 और बोथ ए एंड बी इज 0। समझ में नहीं आई कोई बात? इनका कहना है, देखो नॉर्मल क्या होता है जब हम लोग किसी मैथमेटिक्स में जाते हैं और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो रिजल्ट 0 तभी आता है जब उनमें से कोई एक 0 हो या दोनों 0, ठीक। लेकिन मैट्रिक्स के मामले में ये नहीं है कि आपके पास 0 मैट्रिक्स ही होगी तभी मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। कोई भी नॉर्मल दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन भी एक 0 मैट्रिक्स आ सकता है। वही इन्होंने कहा है कि ए बी, अगर ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक 0 मैट्रिक्स आ गया है तो ये नीड नॉट इंप्लाइज दैट, ये नेसेसरी नहीं है कि ए या बी में से कोई एक 0 हो या उन दोनों में से किसी कंडीशन पे बने। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि इसमें ये प्रॉपर्टीज हैं और इसी प्रॉपर्टी के अलॉन्ग जो है हम लोग चीजों को काम करेंगे, ठीक है। तो ये हो गए 2 प्रॉपर्टीज, दो कैलकुलेशंस आपने पढ़े। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फिर से एक बार जरा मैं रिवाइज करना चाहता हूं कंटेंट को। बहुत ज्यादा बातें हो गई, लेकिन पहले एक बार सीधा सा कंटेंट आप समझ लीजिए कि अगर आपको 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लाई करना है, पहली वाली का कॉलम दूसरी वाली के रो के बराबर होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो नहीं होगा। इन तीनों की प्रॉपर्टीज पे आपके बात हो चुकी है। अब बात आती है ट्रांसपोज की, और इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इवन की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहां पे आपको इस पे ट्रांसपोज पे क्वेश्चंस मिलेंगे, करना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या है? नाम से पता चला, ट्रांसपोज कर देना, रिवर्स मार देना, उल्टा कर देना, खड़ी लाइन को पड़ी कर देना, पड़ी वाली को खड़ी कर देना। चलिए भाई जरा देख लीजिए। ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज लेना पड़े तो सबसे पहले आप ट्रांसपोज के साइन समझ लीजिएगा कि उस पे ए डैश लगा होता है या ए पे टी लिखा होगा, तो आप समझ जाइए कि ये ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ट्रांसपोज क्या हुआ? खड़ी लाइन को पड़ी लाइन कर दिए। ये लाइन है 1 2 R1, R1 को C1 बना दो। यानी ऐसे अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। रो और कॉलम को इंटरचेंज, दिस इज द साइन ऑफ इंटरचेंज, कि अगर रो और कॉलम की बात आती है तो उसको इंटरचेंज कर दीजिए। चलिए भाई 1 2 3 4, ये जो है ये ट्रांसपोज है। अब जरा देखो क्या लिखा इन्होंने लिखा लेट एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, देन n इंटू m मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। देखो भैया हमारी बात निकल के आ गई। अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का है, तो अगर 2 रो है 3 कॉलम है, आप उसको रिवर्स कर रहे हो तो इसका मतलब उसके बाद जब आप ट्रांसपोज लोगे तो ट्रांसपोज वाली मैं एक एग्जांपल देता हूं, छोड़ो जाने दो, एक मैं एग्जांपल देता हूं। चलिए देख लीजिए आप
वो सबसे बेहतर है। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैं लेता हूं, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ, चलिए 4 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक। इसका ऑर्डर है 3x2। ये कहते हैं कि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो पहले अगर मान लेते हैं इसका ऑर्डर m इंटू n है, तो जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर हो जाएगा n इंटू m। जरा देख लो, ये रो है, ये कॉलम बन जाएगा, ये रो ये कॉलम बन जाएगा, ये रो ये कॉलम बन जाएगा। अब इसका ऑर्डर अगर आप ध्यान दें तो 2 इंटू 3 हो गया है। यही बात ये कह रहे थे कि अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, ट्रांसपोज लेने पे उसका ऑर्डर n इंटू m हो जाएगा। और ये चीज तभी आप देख पाओगे जब आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लोगे। अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स लोगे तो 2 को 2 से रिप्लेस करोगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, उस पर आप समझ में आएगी नहीं बात। इसलिए अगर आपको ये बात समझनी है, इसीलिए मैंने यहां पे एक नया पेज डाल करके आपको बताने की कोशिश की है कि अगर mn ऑर्डर की है तो ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगी वो nm ऑर्डर की हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए भाई, तो वापस आ जाते हैं हम लोग अपनी बात पे। यहां पे इन्होंने एक एग्जांपल बताया है, देख लीजिए जरा। ये मैंने क्लियर कर दिया आपको कि अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का रोज और कॉलम इंटरचेंज करते हैं, रोज और कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो वो ट्रांसपोज कहलाती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसका काम है और इस पे हम लोगों को क्वेश्चंस भी करने हैं। अच्छा भाई, कुछ हम लोग बात कर लेते हैं जरा, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज। इस पे क्वेश्चन 100% मिलेगा आपको। चलिए एक एक करके बात करते हैं। एक मैट्रिक्स है A जिसका नाम है 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा 1 2 3 4। इस ट्रांसपोज ली हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा 1 2 3 4। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज जो है वो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि दोनों का राइट साइड सेम हो गया है। तो पहली प्रॉपर्टी निकल के आती है कि डबल ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इटसेल्फ। डबल ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इटसेल्फ, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का आप डबल ट्रांसपोज लेते हो तो वापस घूम करके वो वही बन जाएगी। मैंने यहां पे आपको एक एग्जांपल से समझा दिया। सो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट डबल ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इटसेल्फ। किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज जो होगा वो खुद यही होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन करें और उसके बाद ट्रांसपोज ले लें, या हम लोग उन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले करके फिर ऐड करें, तो उन दोनों का रिजल्ट सेम होगा। चलिए जरा वेरीफाई कर लेते हैं अपनी बात को। छोटी छोटी मैट्रिक्स लीजिए, A इज इक्वल टू 1 2 1 1 और B इज इक्वल टू ले लीजिए 1 2 3 4 और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट साइड पहले जरा कैलकुलेट करता हूं मैं, A प्लस बी और उसका ट्रांसपोज। तो पहले तो A प्लस बी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। किसी को दिक्कत? लेफ्ट साइड के लिए हमने पहली सीढ़ी कवर कर ली है। अब दूसरी सीढ़ी पे आ जाइए। लेफ्ट साइड में कहता है वो कि A प्लस बी का ट्रांसपोज लीजिए, ले लीजिए भाई। ये हो जाएगा 2 4 4 5। अरे ये तो बड़ी अनोखी हो गई, ये तो बड़ी बात हो गई। अभी देखिएगा क्या होगा इसका। चलिए, ये 2 4 4 5 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब हम लोगों को एक एक करके इनके ट्रांसपोज लेने हैं, उसके बाद हम लोग इनको ऐड करेंगे। तो जरा A डैश बताइए क्या होगा। A डैश हो जाएगा आपका 1 2 1 1 और B डैश आपका हो जाएगा 1 2 3 4 और इन दोनों का एडिशन होगा A डैश प्लस B डैश। जरा आप करके देख लीजिएगा यहां पे। चलिए यहां पे कर लेते हैं हम लोग। A डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जरा देख लीजिएगा। 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 3 4 और 2 प्लस 2 4 और 1 प्लस 4 5। जरा ध्यान से देखिएगा, ये था लेफ्ट साइड,
ये है राइट साइड और ये दोनों रिजल्ट सेम हो गए। सो द प्रॉपर्टी नंबर 2 इज A प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इज इट क्लियर? तो अब आप देख लीजिए यहां पे कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज है। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने वेरीफाई कर दिया है। अब आपको उसको क्लियरली समझ में आ गई होगी बात कि मैं क्या कह रहा था। मैं कह रहा था कि अगर कोई दो डिफरेंट मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है, उन दोनों को आप ऐड करिए, फिर ट्रांसपोज लीजिए, वो बराबर हो जाएगा दोनों के इंडिविजुअल ट्रांसपोज लेने के एडिशन के बराबर। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 2 फॉर ट्रांसपोज। ठीक है, नाउ सी द प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर हम लोग बात करें कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैं तो इस प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा मुरीद हूं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको कुछ टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की मदद करेगा। खैर, ये कहते हैं नॉर्मल क्या है, दिमाग में आता है कि जैसे A प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू आया है A ट्रांसपोज प्लस बी, ऐसे ही दिमाग में आता है कि ए बी यानी A इंटू बी कर दिया जाए, उसका ट्रांसपोज लिया जाए, तो आपके दिमाग में आएगा A डैश यानी A ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होगा। बस इसी बात को आप ये करिए कि जो आपने सोचा वही बात गलत सोच लिया आपने। यहां पे जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसमें आप लोगों को एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो आप लोग कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूं कि अगर मान लो a इज इक्वल टू है 1 2 3 और b इज इक्वल टू अगर है आपके पास 1 2 3, तो इसका वेरिफिकेशन करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूं क्या करना है। इसका ऑर्डर पता कर लीजिए, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1 और इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3, तो इसका मतलब है ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3। कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3, और इनको मल्टीप्लाई करिए, ट्रांसपोज लीजिए, और यहां पे ध्यान रखना है आपको कि बस एक ही बात को आपको अल्टीमेटली ध्यान रखना है कि यहां पे जो मामला है वो ये है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं करना है। यही बात आपको समझना होगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि अगर हम लोगों को यहां पे ये दिखाना पड़ जाए, प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आइए जरा, देखिए ध्यान से। के एक स्केलर नंबर है, ए एक मैट्रिक्स है, के और ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, के और ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद ट्रांसपोज लीजिए, और ये कहते हैं कि हम लोग पहले ट्रांसपोज ले लें फिर के से मल्टीप्लाई करें, तब वो रिजल्ट बराबर होंगे। जल्दी से हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं, जरा देखिएगा। मैंने कहा कि अगर किसी एक मैट्रिक्स को किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करिए फिर ट्रांसपोज लीजिए, वो बराबर है ट्रांसपोज के बाद सेम स्केलर से मल्टीप्लाई करने के। चलिए देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा। a इज इक्वल टू है 1 2 3 4, और k की वैल्यू थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 2 मान लीजिए। अब जब 2 आपने मान लिया है तो भैया देखो अब a क्या बनेगा, a बनेगा यानी के ए क्या होगा, के ए हो जाएगा आपका 2 4 6 8, के ए आ गया। और मैंने कहा के ए का ट्रांसपोज लेफ्ट साइड ये आ जाएगा 2 4 6 8। ठीक है भाई, 2 4 6 8, 2 4 6 8, दिस इज के ए ट्रांसपोज। अगली लाइन पे आइए, ये कह रहे हैं कि पहले ए का ट्रांसपोज ले लो भैया, ए का ट्रांसपोज आएगा 1 2 3 4, और कह रहे हैं के से मल्टीप्लाई करो। के कितना था आपका, ए था, बताइए के की वैल्यू कितनी थी, यहां पे 2 ले रखा था मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ए डैश को, तो ये हो जाएगा आपका 2 6 4 8। जरा ध्यान से देखिए कि के ए डैश इज जो है वो इक्वल टू आ गया है के ए डैश के। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर कितनी थी, 4, कि किसी, फिर से मैं रिपीट किए जा रहा हूं भाई, किसी एक मैट्रिक्स को अगर हम लोग एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें,
उसके बाद उसका ट्रांसपोज लें, या हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें उसके बाद उसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो उन दोनों रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा था यहां पे कि के ए इज इक्वल टू होता है, के ए इज इक्वल टू होगा, के ए डैश इज इक्वल टू होगा के ए डैश। इज इट क्लियर? प्रॉपर्टी नंबर 5, और इस पे क्वेश्चन बनता है। ये कहते हैं कि अगर a 1 2 3 4 कोई भी पावर की, स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ भी है, तो उसका ट्रांसपोज यानी a स्क्वायर का ट्रांसपोज लें, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं, वो बराबर आएगा a ट्रांसपोज लेने के बाद स्क्वायर करें। इसी को हम लोग नॉर्मली अगर समझना चाहें तो इन्होंने इसको बता दिया है। कैसे बताया इसको बताया है कि a की पावर n ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज की पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे काम बनेगा और इस पे क्वेश्चंस आएंगे। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, n की वैल्यू इवन और ऑड कर देता है, फिर आपसे वहां पे मिसिंग टर्म निकलवाएगा, k की वैल्यू कैलकुलेट कराएगा। इस पे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। नाउ सी प्रॉपर्टी नंबर 5 ये हो गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 आप लोगों को मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं कि अगर इसी तरीके से 3 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करें फिर ट्रांसपोज लें तो ये होता है C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के बराबर। नोट कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हैं, कुछ मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन दिए हैं, 1-2 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं, और वो क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे लगाए जाएंगे। आगे क्वेश्चंस आएंगे, हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए भाई आगे हम लोग बात करते हैं। कुछ एक्सरसाइज होगी अब हमारे पास जिसमें हम लोगों को क्वेश्चंस को लगाना है, ध्यान दे दीजिएगा। अब क्या है ना, ये जो ट्रांसपोज हमने पढ़ा इसका एप्लीकेशन होता है कि ट्रांसपोज जो हमने पढ़ा उसका कुछ और भी तरीका हो सकता है, कुछ और भी कैलकुलेशंस हो सकती हैं, लेकिन ट्रांसपोज में एक बड़ी यूनिक बात आती है। कभी कभी आप देखेंगे कि एक मैट्रिक्स होगी और उसका आपने ट्रांसपोज लिया और वो देखेंगे कि वो दोनों बराबर हो रही हैं। जैसे a इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए आपने लिया 2 4 4 5, अब जरा इसका ट्रांसपोज लीजिए तो a डैश हो जाएगा 2 4 4 5। देखो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, रिवर्स भी किया कोई फर्क पड़ा नहीं। जब कोई फर्क पड़ा नहीं इसका मतलब क्या हुआ, ये अनोखी हो गई, अनोखी हो गई ये अनोखी हो गई। अब क्या हो गई अनोखा, अनोखापन ये आया कि इनका नाम कह दिया जाता है कि अगर ये कंडीशन फॉलो करे तो इसको हम लोग बोल देंगे सिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओ भाई सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक यानी ट्रांसपोज लेने पे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इस वजह से इनका नाम हो गया सिमेट्रिक। देखो क्या कहते हैं a स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ A डैश इज इक्वल टू A। अगर A डैश इज इक्वल टू A हो या A इज इक्वल टू A डैश हो तो उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे और कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू ए डैश होने पे इसको हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे। अब आइए जरा यहां पे आइए, आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए। अब क्या होगा कि आप देखेंगे कि कुछ जगहों पे आपको जब आप ट्रांसपोज लेंगे, जब आपको ट्रांसपोज लेना पड़ेगा तो आप देखेंगे कि वहां पे ट्रांसपोज तो ले लेंगे लेकिन जो नंबर होंगे ना उनकी जो प्लेस होगी वो नंबर तो सेम होंगे लेकिन दोनों के जो साइन है उस पे डिफरेंस आ जाएगा। इस पे जरा देख लीजिए आप। अगर मान लीजिए, चलिए हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, a इज इक्वल टू, देखिए जरा a इज इक्वल टू इन्होंने ले रखा है 0, ठीक है, e f माइनस e 0 g माइनस f माइनस g 0। अगर ये एक मैट्रिक्स है तो जरा A ट्रांसपोज ले लीजिए, तो A ट्रांसपोज हो जाएगा 0 E F माइनस E 0 G और ये हो जाएगा माइनस F माइनस G 0। अब ध्यान दीजिए आप,
इसका पहला एलिमेंट जो A11 है वो भी यहां पे 0 है, इसका जो A12 है वो E है, और इसका जो A12 है वो -E है। इस पे एक थ्योरम है, आगे प्रूव भी करना हम लोगों को। दूसरा ये जो A13 है वो F है, और जो इसका A13 वो F तो है लेकिन माइनस है, यानी अगर हम लोग इसमें से माइनस बाहर ले लें तो ये बन जाएगा। तो यही कहा जाता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो -A के बराबर आए, या कहीं कहीं पे A = माइनस ट्रांसपोज भी लिखा होता है, तो ये दोनों रिजल्ट जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक को। किसको? ये जो कंडीशन बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या बोलेंगे भाई? स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ऐसी जिसका ट्रांसपोज लीजिए, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़े, वो खुद से आ जाए वापस, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक। और अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके प्लेस वैल्यूज जो हैं वो माइनस साइन के साथ में चेंज हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और एक बड़ी अच्छी बात होगी कि जब जब आप स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, कल हम लोग बात कर रहे थे पिछले प्रीवियस लेक्चर में कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो इसके 0 0 होते हैं। इसी सब को लेकर के एक नोट मैंने डाला है, वो नोट जरा ध्यान दे दीजिएगा क्योंकि इसको प्रूफ करने को एग्जाम में आ सकता है। लिखा मैंने, If A is a symmetric matrix then Aij is equal to Aj, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। If A is a skew symmetric matrix then Aij is equal to -Ji, यानी अभी मैंने बताया कि उसकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव साइन से चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना पड़ सकता है। और मैं दोबारा से बोल रहा हूं इसको, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये प्रूव करने को क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रूव दैट इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट आर 0। जितने भी डायगोनल में एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होंगे। प्रूव दैट, तो ये आपको आना चाहिए, ये हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इस पे बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिस पे हमको लगाना होगा। थ्योरम ये है, इसी पे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे एक थ्योरम ये है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विच रियल नंबर्स इंक्रीज a plus a dash इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड a minus a dash इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत सीधी सी बात है। इन्होंने कहा जब किसी मैट्रिक्स से हम लोग उसमें उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दें तो जो रिजल्ट आता है वो बनता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दें तो ये बनता है सिमेट्रिक। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये कट जाएगा, ये 2a हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मुझे 2a को अगर मुझे लिखना पड़े इस तरीके से, देखिएगा 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस a, और इसमें दोनों में एक बार ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए और एक ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a माइनस a डैश। और इस 2 को अगर इधर हम ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश और प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश। देख लीजिए आप लोग, और इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक और इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक, और इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? और यही स्टेटमेंट है, यही थ्योरी है, यही थ्योरम है जो कि यहां पे आपको दिख रहा है, और ये आपको बहुत काम आने वाला है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कहते हैं कि सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिसेस जो होते हैं वो सम ये देखिएगा, ये लाइन सम में लिखे जा सकते हैं सिमेट्रिक के और स्क्यू सिमेट्रिक के। बस आपको एक बात याद रखनी है कि a इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू a प्लस a डैश और प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश। इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक, याद रखिएगा, इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक, और उसके बाद इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक।
देख लीजिएगा आप लोग, कहीं किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इस पार्ट को सिमेट्रिक और इस पार्ट को स्क्यू सिमेट्रिक। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, दो थ्योरम है। थ्योरम ये है कि जब किसी में पहली थ्योरम नंबर 1 ये है, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि आपको लगे ना कि भाई प्रॉब्लम हो गई। थ्योरम 1 ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स में हम लोग उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग होगा वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन बन के तैयार होगा। अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस कर देते हैं तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन के तैयार होगा। ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट यह है कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उनको हम लोग सम यानी एज अ सम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आधा पार्ट उसका हम दिखाएंगे कि इसका सिमेट्रिक होगा और आधा पार्ट हम उसको दिखाएंगे उसका स्क्यू सिमेट्रिक होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो वापस वो वही स्क्वायर मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। तो दीज आर द टू थ्योरम्स ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पे अगर आप देखें तो ये दो थ्योरम्स हैं। अब यहां के बाद हमारा काम थोड़ा कम होता है और यहां पे हम लोग फटाफट क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और मैंने कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिख रखे हैं जो कि आपको देखना है। तो मैंने एक्चुअली आज जो हमारा थ्योरी पार्ट था वो ये था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज। एडिशन की प्रॉपर्टी पे बात की, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पे बात की, मैंने आपके ट्रांसपोज पे जो भी प्रॉपर्टीज होती है उस पे बात की। अब इन तीनों को मिला करके हमारी एक्सरसाइज तैयार है और एक्सरसाइज पे हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन निकालते हुए चलते हैं और आपको देखना है। पहला है, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, दोनों का एडिशन की बात कर रहा है, दोनों का ऑर्डर सेम है, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। तो पहले का आंसर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी निकालने में। a प्लस ए हो जाएगा 2a, b प्लस बी हो जाएगा 2b, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा 0 और a प्लस ए हो जाएगा 2a। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही इसको लिख दीजिए, ऐसे ही इसको लिख दीजिए और इसके बाद यहां पे आ जाइए। थोड़ा सा आपको ये मैं थोड़ा बता दूं क्योंकि यहां पे जब फार्मूला बने, जैसे यहां भी फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो होल स्क्वायर करके आप एक्सपेंड मत करिए, उसको कॉम्पैक्ट करके लिख लीजिएगा, बस यही आपका चेक होगा। तो यहां पे देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका एडिशन आएगा 1 1 1 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, काटेगा नहीं एग्जामिनर, लेकिन चूंकि इसका फार्मूला होता है तो बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट यू शुड राइट इफ व्हेनेवर यू आर, है ना, कि जब भी आपको ऐसा कोई आंसर देखे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो उनकी वैल्यू को आपको 1 लिखना है, तो वो एक समझदारी वाला आंसर होगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि इन तीनों चारों क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस दिस एंड वैल्यू दे रखा है। एक चीज याद करिए जरा, जब मैं पढ़ा रहा था तो वेरी फर्स्ट लाइन वाज दैट कि अगर हम लोग मैट्रिक्स के इंट्रीज की बात करें तो या तो वो रियल नंबर्स होते हैं या वो फंक्शंस होते हैं। नाउ दिस इज द वेरी बेस्ट एग्जांपल दैट द एंट्रीज आर फंक्शंस, क्योंकि cos x sin x ये अपने आप में एक फंक्शंस हैं। तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पे बताने के लिए मैंने सोचा कि लो बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इस पे। चलिए आइए, प्रूव करना है कि अगर फंक्शन ये है तो एफ एक्स इंटू एफ वाई किया जाए तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा, ये आपको शो करना है। चलिए भाई देखते हैं। तो अगर एफ एक्स ये है तो एफ एक्स की वैल्यू जरा देख लीजिए क्या है। नहीं छोड़िए, आप एफ वाई सीधे निकालिए। एफ वाई की वैल्यू देखिए क्या है, जहां जहां पे एक्स है वो सब वाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, ये हो जाएगा साइन वाई cos y 0 0 0 1। दिस इज f ऑफ y। अब बेटा क्या करना है मुझे कि मुझे fx लेना है और मुझे fy लेना है। fy ले लीजिए, fy ले लीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो चलिए भाई जरा हम लोग fx की वैल्यूज लिखते हैं। fx आपका है cos x माइनस साइन एक्स 0, ये है साइन एक्स और कॉस एक्स और 0, ये है 0 0 1। दिस इज एफ एक्स। फिर उसके बाद आइए हम लोग एफ वाई लिखते हैं। एफ वाई है आपके पास कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई और कॉस वाई 0 और 0 0 1।
नाउ एफ एक्स एंड एफ वाई आर देयर। इसको लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर हमको दिखाना है। इसकी कोई टेंशन नहीं है हमको, क्योंकि ये सिंपल क्या है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो कर दीजिए भाई, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। क्या बनेगा इसका मतलब, कॉस को इससे करिए तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, इसको इससे करिए ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई, और इसको इससे करिए ये हो जाएगा प्लस 0 एक टर्म। फिर इसको उठाइए इससे करिए ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और इसको मल्टीप्लाई करिए ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और उसके बाद 0 को आपको 0 से करना है तो 0 आ जाएगा। थोड़ा इसको दूर में लिखा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा। ठीक है, पहली रो ने पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, पहली रो ने पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब आपको सेकेंड रो लेनी है और पहली कॉलम लेनी है। सेकेंड रो हो जाएगी साइन एक्स, पहली कॉलम हो जाएगा कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और ये हो जाएगा 0। फिर आइए इधर माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, और 0 का 0 से हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। इसको उठाइए इससे करिए, ये सारे के सारे हो जाएंगे 0। लास्ट लाइन लीजिए, लास्ट रो, और पहली कॉलम में ये 0 ये 0 ये भी 0, तो ये हो गया आपका 0। इसको उठाइए इससे करिए 0 ये 0, और ये भी हो जाएगा आपका 0, ये वैल्यू 0 हो गई। फिर उसके बाद आइए इसको उठाइए तो यहां पे जो बचेगा, सॉरी ये यहां पे आएगा सेकंड टर्म में, और ये 1 हो गया। देख लीजिए आप लोग। सो दिस इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। एफ एक्स इंटू एफ वाई मैंने थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होता है इसलिए मैं आपकी तरफ था नहीं, लेकिन देख लीजिए ध्यान से, कैलकुलेशन करना है तो आपको बहुत ही केयरफुली। अब थोड़ा सा आपको यहां पे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर याद हो जाएंगे तो बहुत बड़ा काम बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अगर याद हो गए तो काम बन। देखो जरा भाई क्या लिखा मैंने, लिखा हुआ है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किसका फार्मूला होगा ये, किसका फार्मूला होगा बताइए कोई, किसका होगा? कॉस में अपोजिट चलता है, अगर माइनस है तो प्लस का फार्मूला हो जाएगा, तो ये फार्मूला हो गया है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। किसका फार्मूला है ये? कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। दूसरा ये, इनमें से अगर हम लोग माइनस बाहर ले लेंगे तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो अब ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। कॉस के साथ में साइन है और साइन के साथ में कॉस है, इसका मतलब ये साइन का फार्मूला है, और साइन चूंकि पॉजिटिव हो रहा है तो ये भी फार्मूला पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस वाई हो गया, और जो 0 है वो तो 0 ही रहेगा, इस पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे आ जाइए, ये भी अगर आप देखें तो ये साइन का फार्मूला बन रहा है, और ये बन के तैयार हो गया साइन एक्स प्लस वाई। फिर उसके बाद यहां पे आइए, ये पहले लिख लीजिए ये बाद में लिखिए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन रहा है कॉस एक्स प्लस वाई का। बाकी सारा एलिमेंट 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 1। ये मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब सिंपल समझो, ये तो सब लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाली बात यह है कि जब यहां x है तो इनके सबके पेरीमीटर x है, जब यहां y है तो इन सबके पेरीमीटर y है। तो देखो इन सबका पेरीमीटर x प्लस वाई है ना भाई, इन सबका पेरीमीटर क्या हो रहा है? x प्लस वाई हो रहा है। तो क्या किसके बराबर है ये? f ऑफ x प्लस वाई के बराबर। सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे x लेंगे तो सब जगह x आ रहा है, अगर यहाँ पे हम x प्लस वाई लाएंगे तो इन सबका पेरीमीटर कितना हो जाना चाहिए? इन सबका पेरीमीटर x प्लस वाई हो जाना चाहिए, और ये हमने मल्टीप्लाई करके शो कर दिया है कि इन सबका पेरीमीटर x प्लस वाई हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करता है, और कैलकुलेशन नहीं करता है, ट्रिग्नोमेट्री की याद दिलाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का याद रखो, फार्मूले
याद रखो, जहां पे जिसकी जरूरत पड़े उसको याद रखो, उसको फटाफट यूज करते चलो और देखिए रिजल्ट बनके तैयार हो गया। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस पे क्वेश्चंस आपको समझना होगा, देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मिसिंग टर्म निकालने को आते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से देख लीजिए क्या है इसमें। ए है और यहां पे देखिए जो इक्वेशन दे रखी है वो ए स्क्वायर की बात कर रहा है, तो ए स्क्वायर की बात कर रहा है मतलब ए इंटू ए की बात कर रहा है, ए इंटू ए की बात कर रहा है, इसका मतलब है 3 4 -2 को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। 3 -2 4 और -2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए, 3 3 9 हो जाएगा, 9 - 8 हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, इसको और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा देखिए 3 इंटू -2 और -2 +4 हो जाएगा ये। नेक्स्ट आइए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा -8, इसको सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +4। तो फाइनल रिजल्ट आया आपके पास 1, ये हो जाएगा आपके पास -2, ये रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 4 और ये रिजल्ट हो जाएगा आपके पास -4। सो दिस इज द ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहां रख दीजिए, क्या बनेगा 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू के ए। तो के और ए, तो 3k -2k 4k -2k और -2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स उतने ही ऑर्डर की लेनी है जितने ऑर्डर की ए है, तो 0 0 1 ये हो गया, या 1 -2 4 -4 इज इक्वल टू 3k -2k 4k -2k और ये हो जाएगा -2002, या इसको पहले लेफ्ट साइड वाला सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 4 -2 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आप देख लीजिए कितना हो जाएगा ये 3k -2 -2k 4k और -2k और -2 इज इक्वल टू 1 -2 4 -4। किसी को भी किसी के बराबर कर दें क्योंकि ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो 3k, अब जरा देख लीजिएगा यहां पे मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर रहा हूं, 3k -2 इज इक्वल टू 1, सो k इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + 2 3k और k इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3 और k की वैल्यू हो जाएगी 1। सो k की वैल्यू 1 होगी। अगर k की वैल्यू 1 रख दिया जाएगा तो ये कैलकुलेशन जो है वो पूरा रिजल्ट निकल के आ जाएगा और आपको ये रिजल्ट दिख जाएगा कि यहां पे k की वैल्यू 1 होगी। तो मुझे कोई दिक्कत ऐसी आप लोगों को अगर लगे तो मुझे बताइए, सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल, बहुत अच्छे से आप देखो भाई, मल्टीप्लिकेशन सीखना पड़ेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन आप नहीं सीखे अच्छे से तो प्रॉब्लम होगी। मल्टीप्लिकेशन हर जगह कहीं ना कहीं काम पे आएगा, तो मल्टीप्लिकेशन आपको बहुत अच्छे से याद करना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है और ये बार बार एग्जाम में हमारे टाइम में, यानी इसको हम लोग जब पढ़ते थे तो ये क्वेश्चन पूछा था। अब तो बड़े वैरायटी क्वेश्चंस आने लगे हैं, छोटे क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन अपने आप में है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इसकी वैल्यू हम लोग कैसे समझें और इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो समझने के लिए हम लोग बात करेंगे कि इसको क्वेश्चन को पहले आप समझ जाइए, उसके बाद हम इसको सोल्यूशन देते हैं। तो सोल्यूशन के लिए हम लोग बात कर लें, जरा देखिएगा। सबसे पहले आई है फिर ए है। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो जरा हम लोग इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। आई 1 0 0 1 प्लस ए 0 - 10 α/2 tan α/2 0, दोनों का एडिशन 1 - tan α/2 tan α/2 और 1। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। ये कैलकुलेशन लेफ्ट हैंड साइड का है। बात हो गई खत्म। अब बात आती है राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन है i - a। राइट हैंड साइड का कैलकुलेशन है i - a, यानी 1 0 0 1 माइनस ए हो जाएगा आपका 0 -
tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0, और ये सबको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 tan अल्फा बाई 2, और 0 माइनस देस तो ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2, और 1 माइनस 0 ये हो जाएगा 1। तो बेटा देखो ये तो हो गया ये पार्ट, और इसके साथ में चिपका हुआ है ये, जो कि मैं थोड़ा कलर इसका चेंज करूं। इसके साथ में चिपका हुआ है इसके साथ में चिपका हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आप ये ले आते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाएंगे। मेन मुद्दा ये है। हम लोग क्या करते हैं इसमें कि भाई देखो आंसर tan में लाना है और इधर ये कॉस और साइन फंसा है, तो क्यों ना हम कॉस और साइन को tan में बदल लें। अब यहां पे थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा। जरा हम लोग नेक्स्ट पेज पे बात कर लेते हैं। आप पढ़ते हो कॉस 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा के tan के फार्मूले होते हैं। कॉस 2 अल्फा का फार्मूला क्या होता है भाई, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और साइन 2 अल्फा का होता है 2 tan अल्फा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, लेकिन अगर ये जब 2 अल्फा है तब ये आंसर है, लेकिन अगर मैं इसको हाफ एंगल बना दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी चीज को हाफ एंगल बना दूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। तो जब यहां पे 2 अल्फा है तो ये अल्फा हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, तो जब यहां अल्फा ही आया है तो और आधा हो जाएगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये होगा भाई। अच्छा, और साइन अल्फा हो जाएगा आपका 2 tan अल्फा बाई 2 और अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। बताएं, ये दो फार्मूले आप देख लीजिए, क्योंकि हम आगे इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं अभी फौरन। कॉस अल्फा की ये वैल्यू और साइन अल्फा की ये वैल्यू। देखिए जरा, अब हमने अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग वापस। ये देखिए आ गया हमारा, इसको हम चेंज करने के लिए बोल रहे थे, तो जरा हम यहां पे लिख रहे हैं 1 tan अल्फा बाई 2 और माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1 इंटू, इसको जरा सॉल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहां हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2। अच्छा, ये माइनस कंफ्यूजन नहीं है, ये माइनस लगा था इसलिए यहां माइनस लग गया, फार्मूला दोनों का सेम है, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये मैंने फार्मूला यूज किया, और कौन सा फार्मूला यूज किया, जो मैंने अभी पिछले पेपर पे आपको समझाया, वो क्या है, कॉस अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, या साइन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan अल्फा बाई 2 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इन दोनों को मैंने यहां पे लिख रखा है। अब क्या करना है ना भाई, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट बन के तैयार होगा। ये काम आपको करना है और मैं इसको करके दिखा भी देता हूं, तो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो ना। अब प्रॉब्लम क्या है, अच्छा मैं एक काम करता हूं कि tan अल्फा बाई 2 को थोड़ी देर के लिए, अगर मैं tan अल्फा बाई 2 को अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं t, तो मेरा लेफ्ट साइड क्या आया है, लेफ्ट साइड देखिए भाई, लेफ्ट साइड को हम लोग यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि मुझे और स्पेस चाहिए। तो लेफ्ट साइड हमारा हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जरा देखिए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया मेरा 1 माइनस टी और 1, और मुझे अब राइट साइड पे आना है, मुझे राइट साइड यही लाना है। तो राइट साइड को मुझे अगर लाना है तो जरा देखो क्या लाना है राइट साइड, ये मैं अब मिटा रहा हूं, और मुझे इन चीजों पे आपको समझना है कि इसकी वैल्यू कैसे मुझे लानी है। देखो भाई मैंने क्या किया है, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने क्या किया है कि tan अल्फा बाई 2 को t ले लिया था। तो जरा देखो राइट साइड में क्या क्या बना।
राइट साइड में ये बनेगा 1, ये बनेगा t और ये बनेगा माइनस टी और ये बनेगा 1, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बनेगा माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बनेगा 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये रिजल्ट्स हैं। अब मैं इनको भी हटा दे रहा हूं, इनका मुझे कोई काम है नहीं। बाकी मैंने फार्मूला कन्वर्ट कैसे किया था ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा आपसे हम बात नहीं कर पा रहे हैं। चलो देख लीजिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। वही कहते नहीं है, नजरें हटी तो दुर्घटना घटी, तो दुर्घटना घट सकती है भाई। तो इसीलिए माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखिए, कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है इसमें। तो चलिए जरा इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इसको उठाइए, इससे मल्टीप्लाई करिए। 1 इससे होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब t इससे होगा तो ये प्लस 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको उठाइए, इससे करिए तो ये जाएगा माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। लेकिन जब इसको इससे करेंगे आप तो प्लस टी माइनस टी क्यूब अपान ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर इसको लीजिए, इससे करिए तो ये हो जाएगा माइनस टी प्लस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये रिजल्ट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, लेकिन है। सिर्फ क्या करना, मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेटेड वाली कोई बात ही नहीं इसमें, हम अपनी बात से विड्रॉ करते हैं। चलिए भाई, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एलसीएम सेम होने के नाते ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ऊपर भी हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, और ऊपर भी हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पे आ जाइए, यहां पे माइनस 2t प्लस टी, तो माइनस टी हो गया, माइनस टी क्यूब अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट नीचे आ जाइए, यहां पे 2t माइनस टी हो जाएगा, ये प्लस टी हो जाएगा, यानी टी क्यूब और प्लस टी अपान हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। लास्ट लाइन हो जाएगी 2t माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। इसमें अगर आप t बाहर ले लोगे, माइनस टी बाहर ले लोगे, तब ये सेम कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टी बच गया। यहाँ पे अगर t बाहर ले लोगे तो सेम हो जाएगा, तो ये प्लस टी बच गया, और यहाँ पे भी 1 आ गया। अगर आप ध्यान दें, t को मैंने लिया था tan अल्फा बाई 2, लेफ्ट साइड मैंने यहां पे लिख रखा है ब्लैक कलर से, राइट साइड भी जरा मैच कर लो, ये जो है लेफ्ट साइड के बराबर आ गया है। इस वजह से i प्लस ए इज इक्वल टू होगा i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। इस क्वेश्चन में आपको जो समझना है, आइडेंटिटी कहां रखनी है वो ध्यान रखना है, ए जहां रखना है वो ध्यान रखना है, लेकिन बस एक चीज याद रखो कि ये वाली मैट्रिक्स है कॉस अल्फा साइन अल्फा, इसको tan में बदल लो बस, और वो भी हाफ एंगल के साथ में। उसके बाद आपके पास कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो भाई मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन तो आपको सीखना ही है, मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कर लीजिएगा। माइनस प्लस का ध्यान रखिए, बहुत टाइम से हम आपकी तरफ दिखे भी नहीं, वजह क्या है, क्योंकि ये कैलकुलेशन ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अगर आपकी वही कहते नहीं है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी मत हटने दीजिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और भी हैं, जरा हम लोग इस पे बात करते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पढ़ाते टाइम में मैंने आपसे बात की थी कि ऑर्डर को हल्के में ना लें। ऑर्डर को डेफिनेशन मैंने जब बताई थी आपको ऑर्डर क्या होता है, तो उसको हल्के, उस पर क्वेश्चंस हैं, तो एक एक क्वेश्चन हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं कि एमसीक्यू है चूंकि, इसलिए हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपको होना चाहिए। इन्होंने कहा कि ये 4 मैट्रिक्स हैं, 5 मैट्रिक्स जो भी हैं, ये सारी की सारी मैट्रिक्स जो है उनका ऑर्डर दे रखा है। एक मैट्रिक्स है एक्स, जिसका ऑर्डर इन्होंने दे रखा है 2 into n। एक मैट्रिक्स है y, जिसका ऑर्डर इन्होंने दे रखा है 3 into k, ठीक है। एक मैट्रिक्स है z, जिसका ऑर्डर इन्होंने दे रखा है आपको 2 into p। एक मैट्रिक्स है इनके पास w, जिसका ऑर्डर इन्होंने दे रखा है n into 3। फिर इनके पास एक मैट्रिक्स है p, जिसका ऑर्डर इन्होंने दे रखा है p into k। अब ये कहते हैं
कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन n and k and p so that the py plus wy will be defined r, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है, पहले हम लोग py को जरा मल्टीप्लाई करें। p को पहले रखना है, y को बाद में रखना है। तो py का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा, वैसे सिंपल समझ लो, p का मल्टीप्लीकेशन करने के लिए ऑर्डर है p इंटू के और y का ऑर्डर है 3 इंटू के। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहली वाली का कॉलम दूसरी वाली के रो के बराबर है। यानी यहां से एक रिजल्ट निकल के आया k इज इक्वल टू 3 होना जरूरी है, ठीक है। और अगर ये k इज इक्वल टू 3 है तो py का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा और py का जो ऑर्डर है वो हो जाएगा p इंटू के। तो हमने यहां पता कर लिया कि p इंटू के ऑर्डर होगा py का, ठीक। एक बात यहां पे क्लियर हो गई। अब आती है बात wy। अब wy के हम लोग बात कर लेते हैं यहां पे। तो जरा w का यहां पे हम लोग ऑर्डर लिख ले पहले। तो w का ऑर्डर है कितना दे रखा भाई? w का ऑर्डर है n इंटू 3, ये हो जाएगा n इंटू 3, ठीक है भाई। तो यहां पे हम लोग बात कर लें जरा, फिर इसी में मैं चेंज कर दे रहा हूं कि wy का जो ऑर्डर है वो देखो, ये दोनों चीजें तो बराबर होगी, वो हो जाएगा n इंटू के, ठीक, n इंटू के। तो wy का ऑर्डर हो गया n इंटू के। और बेटा देखो एडिशन की बात आ गई, और जब एडिशन आ जाता है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। वो थ्योरी सब आ रही है, यहां पे थ्योरी निकल के आ रही है, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो बहुत सीधी बात है, k की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए और p और k भी बराबर होना चाहिए। तो k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, p और k की वैल्यू यहां पे बराबर होनी चाहिए। जरा ध्यान दे दीजिए आप लोग, p की वैल्यू देखिए, k और n, तो n आपके पास कितना हो जाएगा भाई? k की वैल्यू 3 हो चुकी है यहां पे, और p की वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए बताइए? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर जब तक सेम नहीं होगा तब तक ये दोनों ऐड नहीं होंगे। तो जरा देख लीजिए, p n के बराबर होना है, हो गया। k की वैल्यू 3 हमने निकाल ली है, तो k की वैल्यू 3 और p की वैल्यू n, यानी इसका जो आंसर है वो फर्स्ट वाला है और यही इसका ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो सेकंड क्वेश्चन ये आपको करना है, इस पे थोड़ा सा काम करिएगा, रिजल्ट निकल के ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले फिर से मैं बता रहा हूं, पहले p का ऑर्डर लिखिए, y का ऑर्डर लिखिए। तो py का ऑर्डर निकाल लीजिए, फिर wy का ऑर्डर निकाल लीजिए, थ्योरी जो बताई गई उसके अकॉर्डिंग दोनों का ऑर्डर लिख लीजिए। फिर दोनों का एडिशन तभी पॉसिबल है तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तो यानी इसका रो इसके रो के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब p इज इक्वल टू n होना चाहिए। पहला देख लीजिए आप लोग, तो p इज इक्वल टू अगर n होगा तो उसके बाद जो है p इज इक्वल टू अगर n होगा तो ये रिजल्ट निकल आया। दूसरी चीज, k की वैल्यू 3 हम लोग निकाल ही चुके थे, तो k की वैल्यू 3 हो और p की वैल्यू n होनी चाहिए, जिससे आपको ये पॉसिबल हो जाएगा और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए वेरिफिकेशन का एक क्वेश्चन है, आपको वेरीफाई करना है ab डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश, ठीक है। तो पहले तो बेटा देखो, a की मैट्रिक्स जो है वो 1 -4 और 3 है, जिसका ऑर्डर है 3 इंटू 1। b का ऑर्डर है 1 2 1, ये ऑर्डर है इसका 1 इंटू 3। तो जो ab आने वाली है इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 इंटू 3, ठीक। अब जरा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि जो ab की वैल्यू है वो हमें 3 इंटू 3 लाना है। जरा देखो क्या क्या आएगा। तो इसका रो लीजिए और इसका कॉलम लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा -1, फिर रो फिर कॉलम लीजिए 2, फिर रो लीजिए फिर कॉलम लीजिए 1, फिर रो लीजिए 4, फिर कॉलम लीजिए दूसरी वाली, तो ये हो जाएगा -8, फिर रो लीजिए उधर से और इधर से कॉलम लीजिए -4, फिर इधर से लीजिए -3, फिर इधर से लीजिए 6, फिर इधर से लीजिए 3। तो देखो ये ऑर्डर आ गया 3 इंटू 3 का, एक मैट्रिक्स ही आ गई। अब b डैश a डैश करना, तो b को पहले डैश कर दीजिए। अब आप यहां पे b डैश कर दीजिए, तो b डैश क्या होगा, इसको पलट दीजिए, तो b डैश हो जाएगा -1 2 1,
और A डैश हो जाएगा 1 माइनस 4 3। इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1 और इसका भी ऑर्डर है 1 इंटू 3। तो अल्टीमेटली जो B डैश A डैश आने वाला है उसका ऑर्डर आने वाला है 3 इंटू 3। ले लीजिए भाई, पहली रो पहला कॉलम -1, पहली रो सेकंड कॉलम 4, फिर उसके बाद पहली रो और थर्ड कॉलम -3, फिर उसके बाद सेकंड रो पहला एलिमेंट 2, फिर उसके बाद सेकंड रो दूसरा कॉलम -8, फिर उसके बाद 2 इंटू 3 6, फिर उसके बाद 1 इंटू 1 1, फिर उसके बाद 1 इंटू -4 -4, 1 इंटू 3 3। ये आया है B डैश A डैश, और ये जो मैंने निकाला है वो मैंने AB निकाला है। और AB का ट्रांसपोज ले लीजिए भाई, AB का ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज क्या आएगा? -1 2 1, 4 -8 -4, -3 6 3। अगर आप देख रहे होंगे तो AB डैश और B डैश A डैश दोनों सेम आ गए हैं। इसका मतलब है कि ये चीज वेरीफाई हो गई फॉर दिस मैट्रिसेस AB डैश इज इक्वल टू B डैश इंटू A डैश। ये वाला पार्ट आप करके देखिएगा, जिससे आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगी। यहां पे कोई दिक्कत हो तो बताइए, और अगर कोई परेशानी वैसे होनी नहीं चाहिए। सिंपली मैं बता रहा हूं, होशियारी ये है कि पहले तो उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड करो कि वो उसका ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ऑर्डर मैच कर गए, यानी पहली वाली का कॉलम दूसरी वाली के रो के बराबर है, यानी कि उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई। अगर पॉसिबल हो गई तो रिजल्टिंग का ऑर्डर क्या होगा? तो रिजल्ट का ऑर्डर लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेशन कर लेनी है, और उसके बाद देख लीजिए लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट आपको कर लेना है और इसके बाद यहां पे काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे एक क्वेश्चन और है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्वायर। मैंने बताया था थ्योरम ये कही गई थी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और साथ ही साथ आपको एक फार्मूला बताया गया था कि A इज इक्वल टू हाफ ऑफ A प्लस A डैश और हाफ ऑफ A माइनस A डैश होता है। और मैंने ये भी बताया था कि ये पार्ट जो होता है वो सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है, और ये पार्ट जो होता है वो स्क्यू सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो A की वैल्यू जो भी आपको दे रखी, तो जरा एक काम करते हैं, A का ट्रांसपोज यहां पे निकाल लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। चलिए, और इस पार्ट को हम लोग P मानेंगे, तो P हो गया आपका हाफ ऑफ A प्लस A डैश। जरा निकाल लीजिए, हाफ, इनको ऐड कर दीजिए, 12 -2 और -2 -4 2 + 2 4 -2 -2 -4 3 + 3 6 -1 -1 -2 2 + 2 4 -1 -1 -2 3 + 3 6। और सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 6 -2 2 -2 3 -1 2 एंड -1, और ये हो जाएगा 3। सो ये आया P। एक पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं हम लोग जरा दूसरे पार्ट पे, जिसको हम लोग बोलेंगे Q। Q की वैल्यू होती है हाफ ऑफ A माइनस A डैश। ये हो जाएगा हाफ, इसमें से इसको माइनस कर, अच्छा चलो भाई ये A है, इसको A मान लीजिए, A में से A माइनस कर दीजिए, 0 -2 + 2 0 -2 -2 सॉरी -2 + 2 ये हो जाएगा, और 2 -2 0 -2 और +2 0 3 -3 0 -1 और +1 0, और ये हो जाएगा 2 -2 0 और -1 +1 0 और 3 3 0। सारे कुछ 0 आ गए तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स तो एडिटिव आइडेंटिटी होती है।
कहीं भी ऐड हो सकती है, कहीं भी, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि ये पार्ट एक स्क्यू सिमेट्रिक का आ गया है, जब दोनों को ऐड करेंगे तो इस रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही ये बताया गया था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, एक पार्ट सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट स्क्यू। एक चीज आप याद रखिएगा, जब कभी अगर आपको एग्जाम्पल लिखने की बात है तो एक मैट्रिक्स में ऐड कर दीजिए उसके ट्रांसपोज को, तो सिमेट्रिक बन जाएगी, और एक मैट्रिक्स में अगर हम उसके ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो पार्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि कौन सी स्पेशल ऐसी एक मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जीरो मैट्रिक्स होती है। ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक भी होती है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है। तो इस पे क्वेश्चंस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहां पे आ जाइए, जल्दी से हम लोग यहां पे क्वेश्चन कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, very important. If A and B are the symmetric matrices of order this, A and B are symmetric, तो A is equal to A dash, B is equal to B dash, ये तो बात हो गई गिवन, ये बात हो गई गिवन। तो आपको बताना है एक मैट्रिक्स ले लिए P जो कि AB माइनस बी है, वो क्या होगी। अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक पता करना है तो उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज ले लीजिए दोनों तरफ। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये जाएगा P डैश, ये हो जाएगा AB माइनस बी ए डैश का ट्रांसपोज। और प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा था कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी AB का ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हो जाएगा BA का ट्रांसपोज। फिर उसके बाद आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर AB ट्रांसपोज है, और मैंने कहा था पढ़ाते टाइम में इंपॉर्टेंट होगा, वो B डैश A डैश लिखा जाएगा, और अगर BA ट्रांसपोज लिखा है तो वो हो जाएगा A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। तो जरा यहां पे आइए, बात कर लीजिए जल्दी से, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके खत्म करते हैं। देखिए क्या होगा कि अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा P डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश माइनस A डैश B डैश, और B डैश B के बराबर है, A डैश A के बराबर, तो P डैश इज इक्वल टू हो जाएगा BA माइनस AB, और P डैश अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा AB माइनस BA, और AB माइनस BA को मैंने P माना था, तो P डैश इज इक्वल टू आ गया माइनस P, और अगर ट्रांसपोज लेने पे माइनस का फर्क आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो मेरे हिसाब से A इज द राइट आंसर, ए जो है इसका राइट आंसर है और यही इसका आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग का एमसीक्यू, मेरे पर्पस यही करने का कि आप लोगों को एमसीक्यू बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत है किसी को? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ए बी गिवन है सिमेट्रिक, ये गिवन हो गया, इसको आपको पता करना कि सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक है, इसको P के बराबर माना, ट्रांसपोज लिया, सॉल्व किया तो पता चला P डैश इज इक्वल टू P आ गया है। इस वजह से ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। चलिए जल्दी से इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसमें देख लीजिए आप फटाक से, जल्दी से आइए। दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है, इसलिए थोड़ा सा मुझे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की भी बात पड़ेगी, लेकिन मुद्दा यह है कि भाई सीबीएसई कहती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है क्लास 11th में ना पढ़ाओ, और देखो यहां पे क्वेश्चन भी दे दिया, ये ही गजब है सीबीएसई का, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, ये हो जाएगा a प्लस ए डैश, जरा ये आपको पकड़ना है कि a रख दीजिए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए डैश कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू आई, मतलब 1001। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सॉरी 2 कॉस अल्फा 0, इसको ऐड कर दिए 0, इसको ऐड कर दिए 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001। तो ये दो मैट्रिक्स हैं
बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इसका एलिमेंट जो है 2 cos अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा, cos अल्फा 1/2 हो जाएगा, और cos की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पे होती है, 60 पे होती है कि 30 पे होती है? क्लास 12 के बच्चे ये भी नहीं जानते, कभी कभी आंसर ऐसा देते हैं लोग। मेरे हिसाब से तो इसका आंसर हो जाएगा π/3, यानी cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है। सो दिस इज द राइट आंसर। तो ये दोनों क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चंस पे आप लोग जाइएगा और इसको देखिएगा और इसको लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, इफ ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज इक्वल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तो अभी किया हम लोगों ने, सिंपल। चलिए, अगर a इज इक्वल टू ए डैश है, b इज इक्वल टू बी डैश है, तो आपको ए बी माइनस बी ए को ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है। चलिए, तो p इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे फिर से, p इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। चूंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं तो ट्रांसपोज हमको लेना ही पड़ेगा। ट्रांसपोज ले लीजिए, p डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस बी ए डैश, और ये हो जाएगा p डैश इज इक्वल टू ए बी डैश माइनस बी ए डैश, और यहां से हो जाएगा b डैश ए डैश, और ये हो जाएगा a डैश b डैश। चूंकि b डैश b के बराबर है, a डैश a के बराबर है, दोनों में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बी ए माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस बाहर ले लीजिए, ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। तो निकल के रिजल्ट आया कि p डैश इज इक्वल टू माइनस पी। इस वजह से ए बी माइनस बी ए जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन भी हो गया, और ये भी एक क्वेश्चन है जहां पे आप लोगों को देखना है कि शो दैट द मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन हम जरूर डिस्कस करना चाहेंगे भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक। ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक है तो वो भी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो वो भी स्क्यू सिमेट्रिक हो। चलो हम लोग पहले केस 1 करते हैं। केस 1 आप मान लीजिए कि A इज सिमेट्रिक, यानी A इज A डैश, A को सिमेट्रिक, तो मुझे क्या दिखाना है कि P इज इक्वल टू B डैश A भी सिमेट्रिक होगा, यानी अकॉर्डिंग है। अगर A सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक है, A अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, ये बात कर रहा है वो। ठीक है, ट्रांसपोज लीजिए, P ट्रांसपोज B डैश A B डैश ट्रांसपोज। 3 आ गए भाई, 3 आ गए, फंस गई बात। 3 तो हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन क्या करिएगा आप, इसको 1 मान लीजिएगा आप। तो रूल के हिसाब से आपने पढ़ा था कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये पहले निकल के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए जरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज और बी डबल डैश हो जाएगा। फिर एक चीज आपने पढ़ी थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेते हो तो वो इटसेल्फ होता है, तो ये B हो गया, और यहां पे प्रॉपर्टी लगेगी तो B डैश A डैश ये हो जाएगा B, और A डैश देखो A के बराबर है, तो ये हो जाएगा B डैश AB जो कि P था, तो P डैश इज इक्वल टू आ गया P। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वो मैट्रिक्स खुद से बन के तैयार हो जाती है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। दूसरा पार्ट आपको करना है कि यहां पे a इज इक्वल टू माइनस ए डैश ले लीजिएगा, और यहां पे माइनस ए रखेंगे तो वो माइनस पी के बराबर आ जाएगा। तो जब a सिमेट्रिक है तो ये सिमेट्रिक है, जब a डैश a को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे तो ये वाला पार्ट भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा यहां पे एक क्वेश्चन और करना है आपको, देख लीजिए यहां पे मिसिंग टर्म का, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इज इक्वल टू। अब देखो भाई यहां पे आपको क्या करना है, x दे रखा है, फिर यहां पे 1 2 3 4 5 6, और ये दे रखा है आपको -7 -8 -9 2 4 6। तो पहले तो ऑर्डर लिख लीजिए, ये ऑर्डर है इसका 2 into 3 और इसका ऑर्डर है 2 into 3। अच्छा, ये जो होता है वो पहली वाली का रो होता है,
और ये जो होता है वो दूसरी वाली का कॉलम होता है। रिजल्ट में पहली वाली का रो होता है और दूसरी वाली का कॉलम होता है। इसका मतलब पहली जो मैट्रिक्स यहां देखिए इसका रो 2 होगा, ठीक। और शर्त ये है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसका कॉलम इसके रो का, तो इसका जब रो 2 है तो इसका कॉलम जो है 2 हो जाएगा। तो इसलिए जो x है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। पता कर लीजिएगा आप ध्यान से, x जो है वो 2 क्रॉस 2 की है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसका रो इसका कॉलम बराबर हो। तो कॉलम इसका रो चूंकि 2 दे रखा है तो इसका कॉलम 2 हो गया, और इसका रो हमने यहां से पता कर लिया, ठीक। तो अब अगर हम लोग देखें कि ये 2 क्रॉस 2 की होनी चाहिए, तो आप यहां पे कोई भी ले लीजिए A B C D, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा आपका -7 -8 -9 2 4 6, ये आ गया वैल्यू, ठीक। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको उठाइए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका a + 4b, ये हो जाएगा आपका a + 2a + 5b, ये और इससे हो जाएगा 3a + 6b। फिर इसको लीजिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा c + 4d, ये हो जाएगा आपका 2c + 5d, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3c + 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। ये रिजल्ट्स आ गए, और उसके बाद इन रिजल्ट को हमको देखना है कि ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी। तो a + 4b इज इक्वल टू आया है -7, और दूसरा आया है 2a + 5b इज इक्वल टू आया है -8। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a + 8b इज इक्वल टू -14, और ये हो जाएगा 2a + 5b इज इक्वल टू -8, ठीक है ना। तो अब जरा यहां पे ध्यान दे दीजिएगा आप लोग कि ये है 8b इज इक्वल टू -14, ठीक है। जरा सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये 8b - 5b कितना हो जाएगा भाई, 3b इज इक्वल टू -14 + 8 -6, तो b की वैल्यू हो गई -2, ठीक है। b की वैल्यू कितनी हो गई, -2। अगर b -2 हो गया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a - 8 इज इक्वल टू -7, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -2। ऐसे ही यहां पे आपको c और d की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है ना। c और d की वैल्यू जरा आ जाइए, तो a की वैल्यू हो गई, यहां पे देख लीजिए आप लोग, मैं लिखे दे रहा हूं, a की वैल्यू आई है 1 और b की वैल्यू आई है -2, ठीक है। चलिए अब c और d पे आइए, जरा c और d पे आइए, c और d पे आइए, ये आया c + 4d इज इक्वल टू 2, और दूसरा है 2c + 5d इज इक्वल टू 4। ऊपर हो जाएगा 2c + 8d इज इक्वल टू 4, यहां पे चेंज कर दीजिए, माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3d इज इक्वल टू 0, सो d इज इक्वल टू हो जाएगा 0। d की वैल्यू अगर 0 है तो c की वैल्यू आ जाएगी 2, तो a की वैल्यू आई है 1, b की वैल्यू आई है -2, और c की वैल्यू आई है 2, और d की वैल्यू आई है 0। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो ये मैट्रिक्स है ये वाली, इस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि इसका जो एलिमेंट होगा 1, फिर उसके बाद b हो जाएगा -2, c हो जाएगा आपका 2, और d हो जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से इसके रिजल्ट्स निकल के आएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आप देखिए जरा यहां पे देखिए, 3 × c a b c d, तो 3 × c 6, और d की वैल्यू हो गई 0, तो बराबर आ गया। यहां पे आ जाए 2c + 5d, 2 × c मतलब कितना हो जाएगा, 2 × c, c की वैल्यू 2 रखी है, 4, और 4 आना चाहिए, तो 4 आ गया यहां पे, ठीक है। a b क्यों चेक कर लिए, 3a, 3 × 1 3, और 6 × -2 तो 12, देख लीजिए आप, माइनस आ जाएगी वैल्यू, और ये आंसर हो जाएगा। तो x जो आपके पास मैट्रिक्स है वो होनी चाहिए 1 2
-2 0। सो ये रिजल्ट होगा इसके लिए। उसके बाद एक ये क्वेश्चन आपको देखना है, देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई इशू नहीं है। एक मैट्रिक्स दे रखा है और यहां पे ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर निकाल दीजिए। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा। फिर उसके बाद आइए दिस इनटू दिस, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, फिर इसको और इससे मल्टीप्लाई करिए, गामा बीटा माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और इज इक्वल टू ये है 1 0 0 1 के बराबर। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि देखिए ये 0 ये दोनों 1 के बराबर आ रहे हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए कौन सा आंसर आपके लिए यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देख लीजिए भाई कौन सा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये वाला रिजल्ट जो है वो सी रिजल्ट जो है वो हमारे काम का है, और यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज्यादा है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन व्हाट। अभी मैंने डिस्कस किया था कि जो जीरो मैट्रिक्स होती है वही इकलौती एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों होती है। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए अगर है तो आपको दिखाना है कि i प्लस ए का होल क्यूब -7a क्या होगा। ठीक है, तो भाई जरा सिंपल सी बात है, जरा आप ध्यान दीजिएगा कि i प्लस ए का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर -7a। ठीक है, अब यहां पे आइडेंटिटी के कुछ रूल्स हैं, ये पढ़ चुके हैं, नया नहीं है। i इंटू ए इज इक्वल टू ए और i की पावर n इज इक्वल टू i। जितनी भी पावर आइडेंटिटी पर लगा दीजिए वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनी रहेगी, वो अलग नहीं होगी। ठीक है, तो i क्यूब तो i हो गया। a क्यूब के बारे में जरा समझ लीजिए, a क्यूब को बेटा देखो हम क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी है ए, तो ये फिर से ए स्क्वायर बन जाएगा, और ए स्क्वायर जो है वापस हो, तो ए क्यूब एक्चुअली ए है, तो ए क्यूब की जगह पे ए लिख दिया मैंने, प्लस 3i स्क्वायर आई होगा और i इंटू ए होगा, तो 3a ये हो गया। फिर यहां भी वही है कि ए स्क्वायर की वैल्यू ए है और i इंटू ए करेंगे तो ए हो जाएगा, तो 3a और -7a, ये हो गया 3 3 6 7 हो गया, देख लीजिए आप लोग, और ये हो गया आपका -7, तो सब मिलाकर के बच गया i, तो i जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप देखें तो सिंपल कैलकुलेशन, बच्चे क्या करते हैं, ए की मैट्रिक्स बना लेते हैं और शुरू हो जाता है। भाई ए ऐसा तो आप दिमाग लगा ही नहीं सकते हो कि ए का स्क्वायर करो आप और ए ही आ जाए, ऐसी कोई इंडिविजुअल ऐसी मैट्रिक्स आप ढूंढ लो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए आपको इसको सिंपल कैलकुलेशन करने हैं और उसके बाद हमें सॉल्यूशन इसमें ढूंढते रहना है। तो मेरे हिसाब से मैट्रिसेस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हो सकते थे वो मैंने कवर किया एनसीईआरटी के बेस पे। आप क्वेश्चंस लगाइए, एक्सरसाइजेस लगाइए, तमाम चीज़ें और इसके हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो डिटरमिनेंट्स पे होगा और हम लोग इस पे पहले थोड़ा सा काम करेंगे। कुछ एक्सरसाइजेस मैं चाहता हूँ कर लें, कुछ क्वेश्चंस अच्छे से ले आएँ आप, है ना, ठीक है। तो होप सो कि ये चीज़ें सारी क्लियर हुई होंगी और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। अभी हम बहुत जल्दी नया वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, उस पर आप लोगों को देखना है कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट कैसे हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। थैंक यू।